अस्सलामु अलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने तीन सेगमेंट्स में बात करनी है। जो पहला सेगमेंट है उसमें होगी छोटी छोटी खबरें। सेगमेंट जो 2 है उसमें मैं थोड़ा सा लॉन्ग कोविड पे बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और जो लास्ट सेगमेंट है सबसे आखिरी, उसमें आपको एक मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और मैं बात करूंगा एक इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट की, जो एक साइंसी डॉक्यूमेंट है जो 30 अक्टूबर 2013 को पब्लिश हुआ है ऑनलाइन, और जिसमें ये बता दिया गया था कि साइंटिफिकली कन्फर्म कि ये जो पेंडेमिक है जो हमें 2020 में आई है हमारे ऊपर, तो ये हर सूरत आएगी। और उन्होंने तजवीज़ किया था कि कैसे बचा जा सकता है कुछ करके। तो अगर थोड़ी सी वीडियो बड़ी होती है तो उसके लिए मैं पहले ही आपसे माजरत खा हूँ। जो छोटी बातें उनमें से सबसे अच्छी खबर पाकिस्तान से ये आई है कि कल हमने एक बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ सुनी थी। एक पाकिस्तान का अंग्रेज़ी अखबार है, काफ़ी मशहूर है, तो उसने खबर दी थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अलाउ कर रही है, या उसने अलाउ कर दिया है प्राइवेट सेक्टर को कि वो जो वैक्सीन्स हैं वो इंपोर्ट करेंगे और वो फिर उन लोगों को जो ख़रीद सकते हैं वो देंगे। तो दोस्तों ये इंतहाई डिस्टर्बिंग न्यूज़ थी, इसलिए कि प्राइवेट सेक्टर का जो माफिया है उसने पहले पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको पहले हेल्थ जो पेंडेमिक आने के बाद बीमारी के नाम पे और उसके टीकों के नाम पे और उसमें किए जाने वाले टेस्टों के नाम पे बहुत ज़्यादा लूटा है। और अगर हुकूमत इस बात की इजाज़त दे देती कि वैक्सीन को यही प्राइवेट माफियाज जो हैं या प्राइवेट जो लोग हैं ये इंपोर्ट करें, तो क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि जो चाइना की वैक्सीन है उसको और जो रशिया की वैक्सीन है उसको स्टोर किया जा सकता है रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर पे, जिसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान को वो ही मिलेंगी। तो उस सूरत में क्या होना था कि यही माफिया जो है ये वैक्सीन्स मंगवाता, उनको स्टोर करता, और पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं और जो सादा लोग हैं उनको इंतहाई महंगे दामों पे ये वैक्सीन दी जाती। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियली इस बात को अब बता दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और प्राइवेट जो सेक्टर है उसको इजाज़त नहीं दी जा रही कि वो वैक्सीन को इंपोर्ट करे, बल्कि ये एक पब्लिक डोमेन है पूरी दुनिया की तरह। तो ये बहुत खुशाइंद बात है। दूसरी अच्छी खबर जो आई है वो बहरीन से है कि बहरीन ने एक काम किया है कि जो साइनोफार्म वैक्सीन है उसको अप्रूव कर दिया है अपने शहरियों के लिए और रेजिडेंट्स के लिए। तो और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी है ताकि वो लोग जिनकी उम्र 18 साल से ज़ायद हो और जैसे प्रेग्नेंट ना हो, लैक्टेटिंग वुमेन ना हो, तो उनको लगाने की मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, अप्रूव कर दी गई है। क्योंकि जो पेरू से खबर आई थी एक दिन पहले कि वे जहाँ पे रुके गए थे ये ट्रायल, तो उसके बाद थोड़ी सी परेशानी हुई थी, लेकिन बहरीन का यूएई के बाद साइनोफार्म की वैक्सीन की इजाज़त देना एक बहुत खुशाइंद बात है। इसके साथ साथ दोस्तों अमेरिका और कनाडा, इन दोनों मुल्कों में जो जैसे अमेरिका का जो स्टेट है न्यूयॉर्क और उसका जो मेन शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ पे जो आईसीयू की एक स्टाफ है उसको वैक्सीन लगाई गई है जिसका नाम सैंड्रा है। और इसी तरह जो कनाडा है वहाँ पे भी जो है एक हेल्थ वर्कर है उनको वैक्सीन का लगा के तो आगाज़ कर दिया गया है वहाँ पे इस मुहिम का। और कनाडा की तो ख़ास बात ये भी है कि अगरचे उसकी आबादी 4 करोड़ है, लेकिन उसने जो पैसे दे चुका है वो 25 करोड़ जो डोजेज़ हैं उनके लिए दे चुका है। तो उम्मीद यही है कि अपने मुल्क में यूज़ के बाद वो दूसरे मुल्कों को भी ये देने की तरफ माइल होगा। और कल ही कनाडा ने करोड़ों जो डॉलर हैं वो मजीद दिए हैं अक़वाम मुत्तहिदा के कोवैक्स प्रोग्राम के लिए, जो हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन के मिलने के लिए। और दोस्तों इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि हमें इस चीज़ को कोई ईगो का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो लाइट आपके सर पे अभी चल रही है, जो रोशनी आपके चारों तरफ है, ये भी एक अमेरिकी जो थॉमस एडिसन था ये उसकी इन्वेंशन थी। तो साइंस की जो इन्वेंशंस होती हैं ये साझी होती हैं, इनमें बॉर्डर्स, जियोग्राफी या कोई ईगो या एथनिसिटी नहीं आनी चाहिए। तो इसके अलावा एक खबर आई थी इंग्लैंड से। इंग्लैंड में ये हुआ है कि जो उनका हेल्थ सेक्रेटरी है मैट हैनकॉक, तो उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि साउथ है जो इंग्लैंड का हिस्सा, जो जनूबी हिस्सा है, वहाँ पे कुछ एक नई स्ट्रेन आई है और तकरीबन 1000 केसेस जो हैं वो उस नई स्ट्रेन के आए हैं, जो कि बड़ी तेज़ी से फैलती है। इन्होंने WHO को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। लेकिन खुशाइंद बात ये है जो WHO भी कंफर्म कर रही है और ये लोग भी, बरतानिया वाले भी कंफर्म कर रहे हैं कि ना तो ये कोई ज़्यादा डेंजरस है और ना ही ये है कि जो वैक्सीन्स हैं उनके असर को ये ज़ाइल करेगी, कि उनके खिलाफ ये वैक्सीन्स जो हैं इसके खिलाफ इफेक्टिव नहीं होंगी। तो हाँ, ये फैलती तेज़ी से, अभी तक उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है।
तो जो छोटी खबरों के सिलसिले की आखिरी खबर ये है कि जो रशिया है, रशिया में अब जानवरों के ऊपर भी ट्रायल चल रहे थे। जनवरी में वो कंप्लीट हो जाएंगे और फरवरी में ये अप्रूव कर दी जाएगी, क्योंकि अभी तक की तहकीक ने ये बताया है कि बिल्लियां, कुत्ते, मिंक्स, लाइन, टाइगर्स, इनमें ये वायरस जाता है और ये अगर इंसानों से चला भी जाए तो इनमें जाके बैठ सकता है, जो हमारे लिए कल किसी बहुत बड़ी परेशानी का बाइस बनेगा। तो चांसेस यही हैं कि आने वाले जो कुछ दिनों में या कुछ अरसे में कि जानवरों की वैक्सीनेशंस भी हुआ करेंगी, और ख़ास तौर पे जो पेट्स होते हैं। तो जो बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि लॉन्ग कोविड के बारे में, मैंने कमेंट्स से एक बात का अंदाज़ा लगाया है कि जो कमेंट्स करने वाले हैं, जो अक्सर दोस्त हैं जो इस चैनल को फॉलो करते हैं, वो माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं, वो बहुत समझदार भी हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसीलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ ज़रूर ऐसा बताऊं जिससे उनको फ़ायदा हो। तो लॉन्ग कोविड के बारे में दोस्तों ये बात जानना ज़रूरी है कि री इन्फेक्शन और लॉन्ग कोविड में फ़र्क है। री इन्फेक्शन में वो शख्स ठीक होकर PCR नेगेटिव होकर दोबारा उसको इन्फेक्शन होती है, लेकिन लॉन्ग कोविड में इंसान ठीक होने के बाद अलामात चलती रहती हैं, लेकिन वायरस का हमला दोबारा नहीं होता। अभी तक की तहकीक ये बताती है कि क्या लॉन्ग कोविड एग्जिस्ट करती है, मौजूद होती है? जी बिल्कुल होती है। वजह क्या है? जो अभी तक सोचा जाता है उसमें ये देखा जाता है कि ये जो मरीज जिनको लॉन्ग कोविड होता है, ये आमतौर पे वो होते हैं जिनको हल्की या दरमियानी दर्जे की बीमारी होती है कोरोना की, लेकिन उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसे बहुत जल्दी उसको वायरस को मार भगाता है। तो लेकिन यही जो इम्यून सिस्टम है, जब ये आराम से नहीं बैठता, ये वापस नॉर्मल पोजीशन पे नहीं जाता और हल्का हल्का अपने आप को अब बताता रहता है कि मैं उठा हुआ हूं, यानी ये सोता नहीं है वापस जाके, तो उसकी वजह से कुछ अलामात आती हैं, जैसे जिस्म में दर्द होता है, गले में दर्द होता है, लोगों को हल्का हल्का बुखार महसूस होता है, सांस की तकलीफ महसूस होती रहती है, और चेस्ट पेन होता है, और ब्रेन फॉग जिसको कहते हैं कि वो सोच जो है वो उनकी बड़ी डिस्टर्ब रहती है, किसी चीज़ पे प्रॉपर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, नींद डिस्टर्ब रहती है, सेंस ऑफ स्मेल या टेस्ट जो है वो उनका जाता रहता है। और अब पूरी दुनिया में लोग जो हैं इनके साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी करते हैं, इनको रिकग्नाइज करते हैं, क्योंकि ये बड़े बहादुर लोग होते हैं जो इन अलामात से गुजरने के बावजूद अपनी सोसाइटी में काम भी करते हैं, लोगों से शेयर भी नहीं करते और बड़ी बहादुरी से अपने दिन रात को गुजारते हैं। तो अब पूरी दुनिया में इस पे क्लिनिक्स भी बन रहे हैं और हुकूमतें जो फंड्स हैं वो भी एलोकेट कर रही हैं, ताकि जो ये इसके ऊपर रिसर्च की जाए, काम किया जाए। क्योंकि बजाय इसके कि ये लोग कभी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएं, कभी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं, कभी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, तो कुछ ऐसे क्लिनिक्स बनेंगे जो लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड सिंड्रोम को ही डील करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है, और इन लोगों को घबराना इसलिए नहीं चाहिए कि ये जिंदगी के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। सिर्फ ये अलामात को सपोर्टिव मैनेजमेंट अभी हम कहते हैं, अगरचे कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है लेकिन दुनिया में अभी उसको रिकमेंड नहीं किया जाता। तो सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट, साइकोथेरेपी, हौसले और हिम्मत से चलना, और जो वो डॉक्टर्स अभी जो डील करेंगे पोस्ट कोविड सिंड्रोम को, तो उनके साथ राब्ते में रहना जरूरी है। तो ये रिस्क नहीं है जिंदगी के लिए, तो आप बिल्कुल इत्मीनान में रहें कि इन अलामात का आपने सिर्फ वक्ती सपोर्टिव मैनेजमेंट करनी है। अब जो दोस्तों मैंने बात की थी, जो 30 अक्टूबर 2013 को एक साइंस मैगजीन है, उसमें एक आर्टिकल छपा था जो साइंटिस्ट जो है उनकी तरफ से था। उन्होंने बुनियाद बनाई थी कि नवंबर 2002 में जो सार्स आया था, यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको अब हम SARS-CoV-1 कहते हैं, अगरचे उस वक्त इसका नाम भी nCoV रखा गया था क्योंकि ये नई चीज थी, ये भी सर्दियों के शुरू में आया, और जब 2003 की गर्मियां आई, जून आया, तो ये खत्म हो गई ऑल ऑफ ए सडन ये बीमारी। ये भी इसमें बिल्कुल वही अलामात होती थी जो आजकल SARS-CoV-2 में होती हैं। इसका भी सपोर्टिव मैनेजमेंट था। तो साइंटिस्ट को पता चला कि जो कोरोना वायरस है, ये उसका सोर्स उनको आइडिया हुआ कि ये चाइना का जो साउथ है, यानी जनूबी इलाका है चाइना का, ये वहां से इसका आगाज हुआ, और एक साल के अंदर अंदर, यानी 2002 में होता है और 2003 तक ये 33 कंट्रीज को इसने इन्वॉल्व किया, और तकरीबन इससे 800 अमवात हुई। तो वहां से साइंटिस्ट को अंदाजा हुआ कि जो बैट्स होती हैं, हॉर्स शू बैट्स कहते हैं, यानी चमगादड़ें दुनिया का वाहिद मैमल हैं कि जो उड़ते हैं, तो उनके अंदर ये वायरस होता है, कोरोना वायरस, जो जब उसकी तहकीक में ये चीज साबित हुई कि ये बेसिकली एक और जानवर है जिसको हम कहते हैं सिवेट्स, कि उसके थ्रू ये इंसानों में आया, क्योंकि इसके अंदर कुछ म्यूटेशंस हुई थी उस वक्त। होता ये था कि चाइना में कुछ वेट मार्केट्स हैं, कुछ जानवरों की मार्केट्स हैं, जहां पे ये सारे जानवर एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, और साउथ जो है चाइना का, वहां पे जो चमगादड़ों को खाने का रवाज बहुत ज्यादा है। तो चमगादड़ों से ये वायरस आया सिवेट्स में, और सिवेट्स में इंसानों में जंप किया, ये सोचा जाता है।
तो 2002 में आके 2003 में इसका जोर टूट गया बीमारी का, लेकिन 2005 जो है उसमें जो कुछ साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने जब चाइना के जो ये चमगादड़ हैं, ये जो बैट्स हैं, इनमें देखा तो उनको पता चला कि 3 ऐसी स्ट्रेन्स हैं जो अभी भी कोरोना वायरस की तरह की हैं और वो उनके अंदर मौजूद हैं। लेकिन एक फर्क ये था उन 3 स्ट्रेन्स में कि उनमें बाकी सब कुछ तो कोरोना वायरस की तरह था, लेकिन जो उसकी स्पाइक प्रोटीन है उसमें कुछ ऐसी तब्दीलियां थी कि जिन तब्दीलियों की वजह से 2005 की मैं ये बात कर रहा हूं, तो ये जो कोरोना वायरस है ये इंसानों में नहीं आ सकता था। तो साइंटिस्ट ने उस वक्त सोचा कि अगर ये वायरस इनमें रहता है बैट्स में और इंसान बैट्स को खाता रहता है, तो हो सकता है कि खुदा ना खास्ता किसी वक्त अगर बैट्स में ये म्यूटेशन हो गई तो फिर ये प्रॉब्लम बनेगा। साल गुजरते गए, फिर 2011-12 में चाइना, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने चाइना का जो साउथ है वहाँ के जो गार हैं उनके अंदर से जो तकरीबन 117 जो चमगादड़ हैं उनसे सैंपल लिए। वो सैंपल लिए उनके फीकल एरिया के, एनल एरिया के, यानी जो फीकल सैंपल होता है, जो पखाना होता है बैट्स का, उसके सैंपल लिए गए, उनका एनालिसिस किया गया तो उनको पता चला कि उनमें 17 जो है वो पॉजिटिव आए हैं कोरोना वायरस के लिए, और उनमें से एक जो है उनको जिंदा भी वायरस वो मिला, यानी लाइव जिसको कहते हैं। अगरचे ये एक और डिबेट है कि लाइव और डेड की, लेकिन अब उन्होंने ये जब एनालिसिस किया, उनका जीनोम एनालिसिस किया, तो उनको बड़ी हैरानी हुई ये जान के 2011-12 में ये वायरस कोरोना का अपनी शक्ल बहुत हद तक चेंज कर चुका था। यानी इस हद तक कि इसका जो वो स्पाइक प्रोटीन था उसके अंदर भी ऐसी म्यूटेशंस आ रही थी कि शायद इसको किसी सिविट्स या दरमियान के जानवर की जरूरत ना पड़े इंसानों में पहुंचने के लिए। लेकिन जो उससे भी ज्यादा बड़ी बात थी, जो इंतहाई हैरानकुन है, जो इस डॉक्यूमेंट में है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इसलिए दूंगा कि आप में से जो दोस्त पढ़ना चाहें, ये इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट है। तो जो सबसे हैरानकुन बात थी कि जो उनको वायरस मिला था, लाइव वायरस जिसको मैं कह रहा हूं, जब उसको उन्होंने लेबोरेटरी में उसका एनालिसिस किया तो उनको पता चला कि ये वायरस, कोरोना वायरस, ये 2011-12 की बात है, तो ये जो पिग है और जो बैट है उसके गुर्दों को डैमेज करता है, लेकिन जो इंसान का सेल है, इंसान के अंदर जो लंग्स है उनकी लाइनिंग को ये खराब करता है, उनके अंदर जाके असल प्रॉब्लम करता है। तो वहां से फिर साइंटिस्ट ने बहुत बड़ी वार्निंग दी, खासतौर पर उन्होंने चाइना के साउथ में रहने वाले लोगों को, कि अगर ये लोग ऐसे ही खाते रहेंगे चमगादड़ों को, तो बिल्कुल इस बात का इम्कान है कि किसी भी वक्त ये नेक्स्ट पैंडेमिक आ जाएगी। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों से के साथ शेयर करूंगा, जो पब्लिश हुआ था 30 अक्टूबर 2013 को, इसका उन्वान ही यही है, जिसका मैं उर्दू में अगर तर्जमा करूं तो वो ये है कि जो चमगादड़े हैं उनके अंदर अगली सार्स पेंडेमिक के वायरस मौजूद हैं। ये बहुत अहम डॉक्यूमेंट है। तो उनका यही कहना था कि अगर हम किसी नेक्स्ट पेंडेमिक से बचना चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक हल है, क्योंकि जो वाइल्ड बैट्स होते हैं, जो हॉर्स शू बैट्स कहते हैं, ये इंसानों से बहुत दूर रहते हैं और इनके अंदर जो वायरसेस होते हैं वो इतने डिफरेंट होते हैं कि अगर वो इंसानों के अंदर आ जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत बुरे तरीके से रिएक्ट करेगा। तो इंसानों को चाहिए कि वो जो बैट्स हैं, जो चमगादड़े हैं, उनको खाने की रूटीन को कम से कम करें और छोड़ दें। और इसके अलावा अभी भी मुझे एज ए डॉक्टर इस बात पे हैरानी होती थी कि ये जो कोरोना वायरस है, जब हम पहले भी लोगों को इन्फेक्शन देखते रहते हैं तो अक्सर लोगों को, और जो बूढ़े होते हैं, जो शुगर या ब्लड प्रेशर की जिनकी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हुई होती, तो उनमें जब ये वायरसेस और बैक्टीरिया जाते हैं तो ये पूरे सिस्टम को ये बहुत ज्यादा खराब करते हैं, जिसको हम मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम कहते थे। लेकिन हमने जो कोरोना में देखा था कि ये खसूसी तौर पे फेफड़ों को टारगेट करता है, और यही बात बताई गई थी इस डॉक्यूमेंट में 2011-12 में। और ये पब्लिश कब हुआ, ये एक और जिसका के लिंक दिया होगा इसी डॉक्यूमेंट के अंदर, तो इसको उन्होंने नेचर, एक मैगजीन है जो ऑनलाइन मैगजीन है, उसी दिन यानी 30 अक्टूबर 2013 को पब्लिश कर दिया था पूरी स्टडीज को, कि जिसमें उन्होंने बताया था कि ये जो नई म्यूटेशन आ रही हैं, ये जो इंसानों के अंदर उनके लंग्स को डैमेज करती हैं और लंग्स को जाके टारगेट करती हैं। और जिस दिन ये स्पाइक प्रोटीन की म्यूटेशन ऐसी हो गई कि इंसानों के साथ, क्योंकि उस वक्त तक अटैच नहीं हो पा रहा था, अटैच हुआ, तो उसके बाद से बहुत बड़ी एक पैंडेमिक का आगाज हो सकता है। दोस्तों, ये थोड़ी सी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मुझे लगता है कि आप माशाल्लाह बहुत ज़हीन हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि आपके कमेंट से मैं गाइड हूँ और मज़ीद इस तरह के टॉपिक्स पे बात करूँ।
اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو اچھی ہے تو اس کو لائک کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی اور کو یہ فائدہ دے سکتی ہے تو اس کو ضرور شیئر کریں۔ دوستو آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائی، بیماری اور آزمائش سے محفوظ رکھے۔